फिल्म की शुरुआत में एक घायल और डरी हुई लड़की गायत्री जंगल से भागकर एक घर में घुसती है। घर उसका अपना लगता है और वह बिस्तर के नीचे छिप जाती है। एक औरत उसका पीछा कर रही होती है जो दरवाजे पर दस्तक देकर गायत्री को बाहर आने के लिए कहती है। अंत में दरवाजा खुल जाता है और गायत्री डर जाती है, लेकिन औरत गायत्री को नहीं ढूंढ पाती और चली जाती है। गायत्री राहत की सांस लेती है, लेकिन यह राहत कुछ पलों के लिए ही होती है। अचानक एक शैतानी हाथ उसका मुंह बंद कर देता है और फिर दिखाया जाता है कि एक अजीब शक्ति गायत्री को घसीटकर जंगल में ले जाती है। दृश्य बदलकर हमें दो लोग शतरंज खेलते हुए दिखाए जाते हैं। आदमी दिखाई देता है, लेकिन सामने बैठी लड़की नहीं। आदमी कहता है कि मिस गायत्री अपने काम में बहुत माहिर है और उसे नहीं पता कि सब कुछ ठीक होने में कितना समय लगेगा। लड़की जवाब देती है कि उसे धैर्य रखना होगा। आदमी पूछता है कि कितना धैर्य? 20 साल हो गए हैं इंतजार करते हुए। वे किस बारे में बात कर रहे हैं यह अभी स्पष्ट नहीं है। दृश्य कटकर हम देवी नाम की एक गरीब लड़की को देखते हैं जो घर चलाने के लिए इंटरनेट सप्लाई का काम करती है। उसकी माँ मानसिक रूप से अस्थिर है और देवी का अधिकांश समय उसकी देखभाल में बीतता है। देवी की माँ हमेशा कहती है कि एक दिन वे आएंगे और उसे ले जाएंगे, उसे नुकसान पहुँचाएंगे और उससे दूर कर देंगे। देवी उसे गले लगाकर कहती है कि कोई नहीं आ रहा है। वह कहती है कि उसकी माँ बचपन से यही कहती आ रही है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। देवी की माँ अपने बेटे सीना के लिए भी चिंतित है। देवी सीना को फोन करके पूछती है कि वह कहाँ है। सीना झूठ बोलता है कि वह अपने बॉस धर्म के साथ नाइट शिफ्ट कर रहा है। असल में वह अपने बॉस की पत्नी के साथ है और यह काम वह ज्यादा पैसे के लिए करता है। लेकिन बॉस की पत्नी उसे बताती है कि धर्म को सब पता चल गया है। सीना के घर आने पर देवी उसे डांटती है क्योंकि उसके घर आने से उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। सुबह देवी काम पर जाती है। उसे पुलिस स्टेशन में इंटरनेट कनेक्शन लगाना होता है, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देता है क्योंकि सीना का उसकी पत्नी के साथ अफेयर था। रात में देवी अपनी माँ के साथ सो रही होती है जब उसे पर्दे पर किसी के होने का एहसास होता है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन अचानक दो नकाबपोश आदमी घर में घुस जाते हैं। वे देवी को बांध देते हैं और उसकी माँ को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। धर्म का फोन आता है और वह सीना के बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि सीना घर पर नहीं है। देवी समझ जाती है कि यह सब सीना की वजह से हो रहा है। धर्म अपने आदमियों को सीना की माँ को मारने के लिए कहता है ताकि सीना को पता चले कि उसने क्या किया है। वे सीना की माँ को बाथटब में डुबोकर मार देते हैं। देवी चुपचाप देखती रहती है। सुबह पुलिस आती है, लेकिन इंस्पेक्टर धर्म होता है जो एक शक्तिशाली और धनी आदमी है। उस पर कोई मामला दर्ज नहीं होता है, लेकिन देवी और सीना की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। देवी अपना गुस्सा सीना पर निकालती है और उसे घर से निकालना चाहती है, लेकिन उसके पास सीना के अलावा कोई नहीं होता। रात में देवी अपनी माँ का सामान देखती है जिसमें उसे पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। एक तस्वीर में उसके पिता मिस्टर अगन भी होते हैं जो एक औरत के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं। देवी तस्वीरें देख रही होती है जब कमरे की लाइट चली जाती है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई बैठा है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ बैठी होती है जो मर चुकी होती है। अचानक लाइट आ जाती है और उसकी माँ गायब हो जाती है। देवी को लगता है कि यह उसका भ्रम था। अगली सुबह मिस्टर अगन, देवी और सीना के पिता उनसे मिलने आते हैं। देवी उनसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि उन्होंने सालों पहले उन्हें छोड़ दिया था। मिस्टर अगन उन्हें ले जाने आए हैं, लेकिन देवी जाने को तैयार नहीं है। सीना जानता है कि उन्हें अपने पिता के साथ जाना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ मर गई है और उसकी नौकरी भी चली गई है। मिस्टर अगन सीना को समझाकर चले जाते हैं कि वह देवी को समझाए और वह फिर उन्हें लेने आएंगे। रात में देवी सोने जाती है, लेकिन उसे बाहर से नल चलने की आवाज आती है। उसे लगता है कि सीना ने नल खुला छोड़ दिया है। वह एक नल बंद करती है तो बाथरूम से दूसरा नल खुलने की आवाज आती है। नल की आवाज के साथ साथ उसकी माँ की डरावनी आवाज भी आती है जो मदद मांग रही होती है। देवी बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे अपनी माँ का शव बाथटब में दिखाई देता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसकी माँ उसका चेहरा पकड़ लेती है और कहती है कि उसे बचाओ। देवी डर जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। हमें पता चलता है कि यह सब एक सपना था। सीना उसकी चीख सुनकर दौड़ता हुआ कमरे में आया और देवी को समझाने लगा, देखो, हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए। यह घर माँ की यादों से भरा है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। देवी
जो पहले से ही मानसिक तनाव में थी, इस बात से सहमत हो गई। अगली सुबह मिस्टर अगुन अपने बच्चों को लेने के लिए आ गए। चुपचाप सीना और डेवी अपना सामान लेकर उनके साथ निकल पड़े। जब वे घर पहुँचे तो मिस्टर अगुन ने उन्हें घर की नौकरानी एसटी से मिलवाया, जो वहाँ का सारा काम संभालती थी। इसके बाद वे अपनी दादी मिस गायत्री से मिले। वही गायत्री जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके साथ कुछ भयानक घटा था, लेकिन वह फिर भी जीवित थी। रात के खाने के समय गायत्री ने बताया कि उनके घर और बिजनेस को हमेशा परिवार की औरतें ही संभालती आई हैं। उन्होंने डेवी से कहा, मेरे बाद यह सब तुम्हें देखना होगा। रात में सीना ने घर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। घूमते घूमते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां अजीबोगरीब तस्वीरें पिन की गई थी। कुछ तस्वीरों पर लाल क्रॉस का निशान था। अचानक उस दीवार के पास का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा, जैसे कोई अंदर हो। इससे पहले कि सीना दरवाजा खोल पाता, एसटी आ गई और उसे रोकते हुए कहा, यह तुम्हारी ग्रैंडमदर का सीक्रेट रूम है और इसे खोलना मना है। इसी रात देवी अपने कमरे में संगीत सुन रही थी जब उसे गाने के बीच किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। घबराकर उसने म्यूजिक बॉक्स बंद कर दिया। तभी उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां उसकी माँ का चेहरा झलक रहा था, जख्मी और डरावना। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो उसकी माँ टेढ़े-मेढ़े शरीर के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे डेवी ने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया, लेकिन जब उसने हल्का सा झांका तो उसकी माँ उसके बिस्तर के पास पहुँच चुकी थी। तभी उसकी चीख गूंज उठी। अगली सुबह गायत्री सीना और डेवी को अपने फार्म हाउस ले गयी। वहाँ उन्होंने डेवी को बताया कि कैटल फार्मिंग उनका पारिवारिक व्यवसाय है। पहली बार डेवी ने एक पशु को काटते देखा, जिससे वह घबरा गई और उसे भ्रम होने लगे। उसे लगा कि उस पशु की जगह उसकी माँ पड़ी हुई है और उसकी माँ के गले पर छुरी रखकर उसे काट दिया गया। इस डरावने दृश्य के कारण उसे उल्टियाँ होने लगी। गायत्री ने डेवी को मिस्टर जाका से मिलवाया, जो उसे बिजनेस के बारे में समझाने वाले थे। जब डेवी ने बिजनेस की पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसे पता चला कि उसकी दादी गायत्री 1935 से इस बिजनेस को चला रही थी। यह कैसे संभव था? क्या वह 100 साल से भी ज्यादा उम्र की थी? वह इतनी बुजुर्ग तो लगती नहीं थी। इधर घर में गायत्री और एसटी आपस में बात कर रहे थे। एसटी ने कहा, इन दोनों बच्चों के आने से कैटल फार्म की हालत सुधर गई है, लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ रही है। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। सीना, जो उनकी बातें सुन रहा था, अचानक गलती से कुछ गिरा बैठा। आवाज सुनकर एसटी ने तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन सीना जल्दी से छिप गया। फिर वह भागकर डेवी के पास गया और उसे बताया, ग्रैंडमा बीमार है और वे इनहेरिटेंस की बातें कर रही थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। डेवी ने उसे शांत करते हुए कहा, वह 1935 से बिजनेस चला रही हैं। इसका मतलब वे 100 साल से ज्यादा की हैं। इतने बूढ़े लोग बीमार हो ही जाते हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। उधर सीना ने देखा कि उनके डैड से फैक्ट्री का मैनेजर गुप्त रूप से मिलने आया था। इसी बीच देवी किचन में गई और जब वह चाय बना रही थी तो खिड़की के बाहर से उसे फिर से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसने खिड़की की ओर देखा तो वहाँ उसकी माँ खड़ी थी। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एसटी खड़ी थी। एक पल के लिए पहचान न पाने के कारण उसने चीख मार दी। एसटी ने उसे शांत किया और पूछा, क्या हुआ? देवी ने कुछ न बताते हुए उल्टा सवाल किया, क्या सच में गायत्री ग्रैंडमदर 1935 से बिजनेस चला रही हैं? एसटी थोड़ा चौंक गई। तुम्हें यह किसने बताया? जाका ने, देवी ने जवाब दिया। एसटी ने उसे चेतावनी दी, किसी की बातों पर यकीन मत करो। तुम्हारी ग्रैंडमदर, तुम्हारे डैड और उनके बिजनेस से बहुत से लोग जलते हैं। वे झूठी अफवाहें फैलाते हैं। इसके बाद एसटी भागते हुए गायत्री के पास गई और बोली, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। जाका और अगुन ने अपना प्लान शुरू कर दिया है। गायत्री ने जवाब दिया, नहीं, मुझे 2 दिन और चाहिए। आखिर यह सब क्या था? इस रहस्य का पर्दाफाश अंत में ही होगा। इधर जाका को पता चला कि फैक्ट्री में आज छुट्टी थी, क्योंकि गायत्री ने अपने बच्चों के आगमन के उपलक्ष्य में एक खास आयोजन रखा था। यह सुनते ही जाका सतर्क हो गया और तुरंत मिस्टर अगुन को फोन करके सारा मामला बता दिया। वहीं फैक्ट्री में मिस्टर अगुन सीना को लेने आए। उन्होंने उसे गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, इसे चलाओ। ट्रंक में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, लेकिन उसे आज नहीं, कल खोलना। देवी बाथरूम में ब्रश कर रही थी जब उसने आईने में पीछे एक काली आकृति देखी। डर के मारे उसने पलटकर देखा तो वहाँ एसटी खड़ी थी, जो उससे बोली, तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा बुला रही हैं।
इसी बीच एसटी और मिस्टर अगन शतरंज खेलने बैठे थे। उधर गायत्री देवी से उसकी पसंद नापसंद, गाने सुनने की आदतों और अन्य चीजों के बारे में बातें कर रही थी। उसने देवी को अपनी म्यूजिक कलेक्शन भी दिखाई और एक गाना बजाकर उसके साथ डांस करने लगी। देवी इस पल में बेहद खुश थी, लेकिन अचानक गायत्री बेहोश होकर गिर पड़ी। बाहर मिस्टर अगन शतरंज का खेल हार चुके थे। एसटी जब कमरे में लौटी तो उसने गायत्री को बेहोश पाया। देवी ने घबराकर पूछा, इन्हें क्या हुआ? एसटी ने जवाब दिया, वे बीमार हैं और अधिक काम करने की वजह से अक्सर बेहोश हो जाती हैं। फिर एसटी ने देवी को बताया कि जब गायत्री का निधन होगा तो उसे ही परिवार की विरासत संभालनी होगी और बिजनेस भी चलाना होगा। दूसरी ओर जाका फिर से मिस्टर अगन से मिला। इस बार उसके पास एक रहस्यमय बॉक्स था। उसने पूछा, इतनी जल्दी यह सब करने की क्या जरूरत है? मिस्टर अगन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम देख नहीं रहे सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है। मेरे बच्चों के आते ही कैटल फार्म की स्थिति बेहतर होने लगी, लेकिन मेरी माँ के अंदर का राक्षस भी जाग गया है। यहीं पर कहानी का बड़ा रहस्य उजागर होता है। गायत्री के अंदर एक दानवीय आत्मा, डीमन, थी। देवी जो बार बार रहस्यमयी चीजें देखती थी, वह इसी घर में मौजूद उसी आत्मा की झलक थी। यह राक्षसी सत्ता इस खानदान की औरतों के शरीर में ही रहती थी। पहले यह गायत्री के अंदर था और अब यह देवी के शरीर में जाना चाहता था। इसीलिए जब से देवी यहाँ आई थी, गायत्री की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। वह अंदर से खोखली हो रही थी, क्योंकि डीमन को अब एक नई युवा देह की आवश्यकता थी। लेकिन इस भयावह योजना का हर कोई हिस्सा नहीं था। एसटी इन रीतियों को निभाने में गायत्री का साथ दे रही थी, लेकिन मिस्टर अगन और जाका इसे रोकना चाहते थे। अगन अपने बच्चों की जान बचाना चाहता था। मिस्टर अगन ने अपने रहस्यमय बॉक्स को खोला, जिसमें एक प्राचीन चाकू और उसकी माँ के साथ कुछ तस्वीरें थी। वह रो पड़ा, क्योंकि उसका इरादा अब साफ था। वह अपनी माँ को खत्म करना चाहता था, ताकि उसके साथ वह दानवीय आत्मा भी मर जाए और देवी और सेना को कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर अगन अपने मिशन को पूरा कर पाता, एसटी अचानक आई और उसने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। मिस्टर अगन की मौत हो गई और एसटी ने उसकी लाश घसीटकर कहीं दूर ले गई। अगली सुबह जाका को मिस्टर अगन ने मिलने बुलाया था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मिस्टर अगन की लाश छत से लटकी हुई थी। देखने में यह आत्महत्या लग रही थी, लेकिन गले पर संघर्ष के निशान भी थे। इससे पहले कि जाका कुछ समझ पाता, बाकी नौकर चाकर वहां आ गए और उन्होंने उसे कातिल समझ लिया। वह अपनी जान बचाकर भागा। उधर सेना और देवी भी वहां पहुंचे। जब उन्होंने अपने पिता की मृत देह देखी तो वे पूरी तरह टूट गए। सेना ने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन देवी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। सेना ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यहाँ कुछ भयानक हो रहा है, लेकिन देवी ने उसकी एक नहीं सुनी। इतने में ही एसटी वहाँ आई और बोली, यह सब जाका ने किया है। तभी सेना को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मुझसे स्लॉटर हाउस में अकेले मिलो। सेना वहाँ पहुँचा तो जाका ने उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश की, परिवार में मौजूद अजीब घटनाओं के बारे में, लेकिन सेना को लगा कि वही उसके पिता का असली हत्यारा है। आवेश में आकर उसने जाका को चाकू घोंप दिया। मरते मरते जाका बस इतना ही कह पाया, अपना ट्रंक खोलो। सेना को याद आया कि उसके पिता ने भी यही बात कही थी। वह भागकर घर आया और अपना ट्रंक खोला, जहां उसे एक किताब मिली, द प्रॉफिट इनहेरिटेंस। इस किताब में उनके परिवार की पूरी काली सच्चाई लिखी थी, वह भयावह अनुष्ठान भी जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। उधर देवी घबराई हुई गायत्री के पास गई और बोली, मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। मुझे अपनी माँ दिखाई देती है, कभी डरावने रूप में तो कभी बेहद कोमलता के साथ। लेकिन फिर एक भयानक दृश्य सामने आया। देवी अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में लिए रो रही थी। जब उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ सोफे पर बैठी थी, बिल्कुल पहले जैसी। वह भागकर उनके पास गई, उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगी, माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गईं? लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वह सिर अपनी माँ की गोद में नहीं, बल्कि उस दानवीय आत्मा की गोद में रख रही थी, जो उसे अपने वश में करना चाहता था। अब क्या होगा? क्या सेना इस सच्चाई को जानकर देवी को बचा पाएगा, या यह राक्षसी शक्ति पूरी तरह देवी पर कब्जा कर लेगी? गायत्री ने देवी की बात काटते हुए पूछा, क्या तुम सच में अपनी माँ से मिलना चाहती हो? देवी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं किसी भी कीमत पर उनसे मिलना चाहती हूँ। गायत्री ने कहा,
मुझे एक रिचुअल आता है जिससे तुम अपनी माँ को देख सकोगी, लेकिन यह थोड़ा तकलीफदेह होगा। देवी ने बिना झिझक कहा, मुझे परवाह नहीं, बस मुझे माँ से मिलने दो। गायत्री ने बिना देर किए अपने हाथ में एक चाकू लिया और अपनी हथेली पर गहरा कट लगा लिया। खून बहने लगा। फिर उसने देवी की ओर चाकू बढ़ाया और उसे भी ऐसा करने के लिए कहा। देवी ने भी अपने हाथ पर कट लगा लिया। जैसे ही दोनों ने अपने खून से हाथ मिलाया, कुछ अजीब घटित होने लगा। उधर सेना किताब में पढ़ रहा था कि यह रिचुअल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एंटिटी को स्थानांतरित करने का तरीका था। यह तभी सक्रिय होता था जब परिवार की किसी नई पीढ़ी में एक महिला शामिल होती थी, और वह थी देवी। सेना को अब सब समझ आ गया था। उसकी बहन खतरे में थी। अगर यह रिचुअल पूरा हुआ तो देवी को इस दुष्ट आत्मा का नया शरीर बना दिया जाएगा, सेना ने खुद से कहा। लेकिन उसे यह भी पता चला कि इस रिचुअल के पूरा होते ही परिवार के पुत्र को बलि के रूप में मार दिया जाता है। सेना को अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन वह देवी को बचाना चाहता था, पर अब तक देर हो चुकी थी। गायत्री ने रिचुअल पूरा कर लिया था। सेना पागलों की तरह पूरे घर में देवी को ढूंढने लगा। जब वह उसे कमरे में नहीं मिली तो दूसरे कमरे में गया। वहाँ देवी बेहोश पड़ी थी। कमरे में चारों ओर खून ही खून था। सेना ने देवी को उठाया और उसे लेकर इस भयानक घर से दूर भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से एसटी ने आकर उसके सिर पर वार कर दिया। सेना वहीं बेहोश हो गया। जब सेना को होश आया तो उसने खुद को सफेद कपड़ों में पाया। देवी भी पास ही थी और एसटी उसी जैसे कपड़े पहने हुए थी। अब बहुत देर हो चुकी है, एसटी ने ठंडी आवाज में कहा। अब एक और खौफनाक सच सामने आया। एसटी इस परिवार की नहीं थी, बल्कि वह दानव की सेवक थी। वह वर्षों से दानव की पूजा कर रही थी और उसे इस रिचुअल को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। सेना ने देखा कि एसटी के हाथ में एक चाकू था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एसटी ने उसका गला काट दिया। उसका खून एक कटोरे में भरकर देवी के पास लाया गया। एसटी ने देवी के चेहरे को मजबूती से पकड़ा और जबरदस्ती उस कटोरे का सारा खून देवी के मुंह में डाल दिया। देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। अब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत सारी महिलाएं खड़ी थीं। ये सारी औरतें इसी परिवार की पूर्वज थी। ये औरतें पीढ़ी दर पीढ़ी इस दानव की गुलाम थी। एसटी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी सामने खड़ी गायत्री अचानक देवी की माँ की शक्ल में आ गई। देवी भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ गई। माँ, उसने रोते हुए पुकारा और उनकी ओर बढ़ गई। यही वह क्षण था जिसका दानव इंतजार कर रहा था। एक काला धुआं देवी के मुंह में समा गया। अब देवी पूरी तरह से दानव के नियंत्रण में थी। रिचुअल पूरा हो चुका था। देवी अब एक मानव नहीं थी, वह अब डेविल बन चुकी थी। और इसी के साथ यह भयावह कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा संदेश छोड़ें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और आनंद लेते रहें।